नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर भाजपा में वो कौन है जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को गिराना चाहता है? ये बात आपको चौंकाएगी, क्योंकि इससे पहले चर्चा इस बात को लेकर होती थी कि वो कौन लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं, और जब मामला साजिश का होता था तो हमेशा जो सुई है वो बाहर जाती थी कि कौन है जो एक नया गठबंधन बना रहा है, किसको तोड़ रहा है, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब की बार जो सवाल उठ रहा है वो विद इन बीजेपी उठ रहा है कि आखिर भाजपा में कौन है भाई। ये जो प्रश्न है ये बड़ा है और इसके उठने की वजह है। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि बीजेपी की जो सरकार पिछले 12 सालों से हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में और केंद्र में दिखाई दे रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी का चेहरा है। वो साख है जिसकी वजह से जनता बीजेपी को चुन रही है। वो अगर किसी के पीछे लामबंद हो रही है तो वो नरेंद्र मोदी है। वो बीजेपी में XYZ किसी कैबिनेट मंत्री को नहीं जानती है, वो अगर किसी को जानती है तो वो है नरेंद्र मोदी, और वो उनके उस वादे के साथ खड़ी है जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, फिर मामला कुछ भी हो। एक और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही वो ये कि किसी भी तरह की दुश्वारी अगर जनता के साथ होती है तो वो वही सुनेंगे, वही करेंगे जो जनता चाहती है। लेकिन साहब, अभी क्या हो रहा है? अगर आप पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि कोई साजिश चल रही है, अंदर खाने ही साजिश चल रही है नरेंद्र मोदी को कमजोर करने की, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की। और ये सवाल जो है उस सवाल के उठने की 2-3 वजह है। अभी देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है, और ये मसला एक ऐसे समय में उठ रहा है जब 5 राज्यों में चुनाव होने जाना है, और उसमें भी 2 राज्य तो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और उन 2 में भी मैं अगर एक की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार और जीत ये तय करेगी कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। ये बात आपको एक बार की बड़ी लग सकती है, लेकिन ये समझिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर थोड़ा भी ऊंच नीच होता है तो जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो एक एक करके भागने लगेंगे, कोई खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। जो अभी बीजेपी के पीछे लामबंद हैं उसमें से कई एक लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को कैबिनेट में और सारे पद चाहिए जो गठबंधन के सहयोगी हैं। तो जाहिर सी बात है फिर वो यहां रुकेंगे नहीं, वो इधर उधर भागेंगे। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई कौन है और कैसे अब बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश हार जाएगी। यहां तो योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है, बात ठीक है, योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है, लेकिन जब साजिशों का खेल चलता है तो हर चेहरा जो है वो पीछे छूट जाता है, और जो पब्लिक परसेप्शन और ओपिनियन है वो सब चेहरे पर भारी पड़ जाती है। ये बात जो है वो आप इस तरह से समझिए कि अभी जो सबसे बड़ी चीज चल रही है, अगर आप परसेप्शन की बात करें तो इथेनॉल वाला मामला बड़ा चर्चा में है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मंत्री साजिश कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इस तरह की चीजें बाहर आ रही हैं वो आखिर कैसे आ रही हैं, कौन है जो बाहर ला रहा है। अब जैसे एथेनॉल का मसला जो है, एथेनॉल के मसले को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसको लेकर एक पब्लिक ओपिनियन बन रही है, और ये ओपिनियन उस मिडिल क्लास में बन रही है जो मिडिल क्लास बीजेपी का समर्थक माना जाता है। अब आप बड़ी चीज देखिए कि वो मिडिल क्लास क्यों लामबंद हुआ है बीजेपी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी की वजह से। वो किसी मंत्री को नहीं जानता, वो नितिन गडकरी हो या XYZ कोई मिनिस्टर हो, लोग ये जानते हैं कि साहब ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। और अगर किसी मामले में शिकायत आती है तो उस शिकायत का निवारण करने की बजाय यहां तो अलग ही परिस्थिति पैदा हो जा रही है। वो परिस्थिति जो है वो नाराजगी बढ़ाती है, किसमें? उसमें जो इससे हताहत है। लेकिन साहब आप उनकी बात सुनोगे ही नहीं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो तो इससे किसका नुकसान हो रहा है?
इससे नुकसान हो रहा है उस चेहरे का जिस चेहरे पर वोट दिया गया है, और वो चेहरा नरेंद्र मोदी का है। जब उस चेहरे से नाराजगी होगी तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हुई है और जो होगी वो दोनों चेहरों पर होती है, यानी योगी आदित्यनाथ पर के चेहरे पर भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चेहरे पर। लेकिन जो वर्ग बीजेपी के साथ लामबंद रहता है, अगर वो नाराज हो जाएगा तो फिर वो किसी के चेहरे पर वोट नहीं करेगा। बड़ा सवाल ये है, और ये जो सवाल है, इस सवाल को एड्रेस किया जाना चाहिए। ये मामला बहुत बड़ा है। इसे ये कहकर नहीं कहा जा सकता है कि नहीं मैं चुनौती देता हूं। चुनौती देने से बात नहीं बनेगी। ये बताता है कि साहब अब जो है वो अहंकार घुस गया है। यहां मामला चुनौती देने का नहीं, यहां मामला ये है कि संवाद होता है, पीएम संवाद करते हैं और यहां जो मंत्री लोग वो चुनौती देते हैं। ये कमाल की स्थिति है। इसको किस तरह से देखा जाए? अच्छा, ये एक मामला नहीं है। दूसरा मामला है, ये तो जो एथेनॉल वाला है वो आप देख रहे हैं। इसको लेकर जो परसेप्शन भी बन रहा है वो भी आप देख रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप ये कहकर खारिज कर सकते हैं कि वो क्या बोलेगा। ये कहकर बीजेपी खारिज कर सकती है कि उनका कौन सुनता है। बात ये नहीं कि उनका कौन सुनता है, बात ये है कि जो बात केजरीवाल कह रहे हैं वो एक ऐसे समय में कह रहे हैं जब एथेनॉल को लेकर एक मूड बन गया है लोगों का, नाराजगी बन गई है लोगों में, तब वो कह रहे हैं साहब, तब उसका असर बढ़ेगा। यानी जो नाराजगी है वो इंटेंसिफाई होगी। प्रश्न इसका है। दूसरा मामला देखिए, अभी ये देखिए एथेनॉल का चल रहा है, खूब उस पर खबरें भी हो रही हैं और वो तमाम सारी बातें हो रही हैं कि कैसे आप कोर्ट में कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बाहर पता चलता है कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। और ये सवाल भी उठ रहा है कि साहब हमें ये जानने का अधिकार क्यों नहीं? आप जैसे प्रीमियम पेट्रोल का करते हैं, नॉर्मल पेट्रोल का करते हैं, वैसे आप एक एथेनॉल पेट्रोल का भी बना दीजिए। यानी जो क्लियरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो होनी चाहिए। ये जो इस पर लीपापोती हो रही है, वो लीपापोती किसको नुकसान पहुंचाएगी? वो लीपापोती सीधे तौर पर अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह अनायास ही अल्टीमेटम नहीं आया है कि अपने अपने जो सहयोगी हैं उनको सुधारिए, क्योंकि एक सहयोगी के कारनामे जो है वो पीएम देख चुके अपने राजस्थान दौरे पर। उन्होंने देखा कि किस तरह का ब्लंडर किया जा रहा है और किस तरह का खेल चल रहा है। एक चीज आप सोचिए, अर्णव गोस्वामी ने जब अरावली पर सवाल उठाया था तब कहा जा रहा था कि अर्णव गोस्वामी तो बीजेपी के खिलाफ हो गए। किसी ने भी एक बारगी ये नहीं सोचा कि जिन अर्णव गोस्वामी के कार्यक्रम में पीएम 1.5 घंटे बोलते हैं और वहां पीएम जितने सहज होते हैं, ऐसा लगता है कि मानो पीएम अपने घर में हो, वो शख्स अगर अरावली को लेकर स्टोरी कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो गड़बड़ी चल रही है उस गड़बड़ी की तरफ पीएम इशारा कर रहे हैं और पीएम ऐसे ही बताएंगे ना। देखिए, जो बड़े नेता हैं वो संकेतों में बात करते हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि जब आप लंबे समय तक कुर्सी में बैठे रहते हैं तो आपको लगता है कि हम तो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हो गए हैं। ये आप ध्यान रखिए कि बीजेपी में एक ही स्ट्रेटेजिस्ट है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं तो बहुत सारे यहां जो है रणनीतिकार बने हुए हैं, क्योंकि एक ही चेहरा है जिस पर वोट चल रहा है। उस चेहरे को आप माइनस कर लीजिए तो इस बीजेपी में बड़े बड़े दिग्गज जो है वो पानी भरते दिखाई देंगे। और अगर आपको इस बात में कोई किंतु परंतु लग रहा हो तो 2014 से पहले कौन सा चेहरा नहीं था बीजेपी में? सिर्फ एक चेहरा उभर कर आया है जिसने पूरे बीजेपी का कायाकल्प कर दिया है, वो है नरेंद्र मोदी। तो इसलिए ये जो खेल चल रहा है वो खेल ये सवाल उठाता है कि आखिर में चीजें आ कहां से रही हैं और कर कौन रहा है। अचानक बैक टू बैक साहब पेपर लीक हो रहा तो होता ही जा रहा है, मंत्री जी को फर्क ही नहीं है, और आप उस पर कुछ कहिए तो कई तरह की चीजें आने लगती हैं। देखिए, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इन चीजों का क्रक्स एक ही है, सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा, साख प्रधानमंत्री की है और किसी की साख नहीं। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर है।
इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है कि ये चीजें आ कहां से रही हैं। एक बड़ी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखिए अभी अजीत अंजुम ने, मुझे लग रहा है बाकायदे 2-3 रोज पहले एक कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने कहा कि संबित पात्रा को उन्होंने फोन किया। क्यों? क्योंकि संबित पात्रा का व्हाट्सएप हैक हो गया था। तो वो जब हैक हो गया तो उनके यहाँ से कुछ मैसेज आया अजीत अंजुम पास। अजीत अंजुम ने कहा कि हमने भाई फोन किया, हमने कहा भाई उनको बता दें कि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है। आप सोचिए, संबित पात्रा का व्हाट्सएप हैक हो गया, संबित पात्रा ने एक बड़े मंत्री का नाम लिया, ऐसा अजीत अंजुम ने कहा कि व्हाट्सएप हैक हो गया है। और हम वो छोड़े, जो अजीत अंजुम ने स्टोरी की उसमें हैक का मसला था, और हैक उसका हो रहा है जो सरकार में शामिल है, जो खुद ही सरकार है एक तरह से कहा जाए, भाजपा की वो सांसद है संबित पात्रा। अगर उनका फोन हैक हो जा रहा है, उनका व्हाट्सएप हैक हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ है जो चल रहा है। वो क्या है? वो कौन लोग हैं जो इस तरह की सूचनाओं को फैला रहे हैं? इस पर ध्यान देना होगा। चूंकि देखिए एथेनॉल की बात हो रही है, एथेनॉल का प्रयोग कोई आज थोड़े शुरू हुआ है, और एथेनॉल लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फिर जो गड़बड़ी है उसको, यानी बड़ा तरीके से उसको जो एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो एड्रेस हो रहा है और उसको लेकर जिस तरह से परसेप्शन बन रहा है, ये दोनों ही अगर किसी के खिलाफ जाएगा तो वो तो पीएम की साख है, बाकी और किसी की साख का तो उसमें कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा है कि आखिर में ये जो, अगर संबित पात्रा का व्हाट्सएप हैक हो जा रहा है, तो बड़ी बात ये है कि क्या ये तमाम सारी चीज़ें जो विदिन आप ये कहें कि सरकार ठीक की जा सकती हैं, उसे कौन बाहर ला रहा है? ये देखिए, ये मामला साधारण नहीं है। पहले एथेनॉल पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, उसके पहले पेपर लीक वाला मामला चल ही रहा था, ठीक है। अभी मोहन यादव वाला आ गया, उसी में फिर भूपेंद्र यादव वाला आ गया। सवाल ये उठता है कि ये जो बैक टू बैक कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, ये कौन है? ये बड़ा प्रश्न है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि भाई कौन है जो सरकार को गिरा देना चाहता है, सरकार को हिला देना चाहता है। क्योंकि ये जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन का असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। और अगर यूपी में कुछ ऊंच नीच हुआ तो आप ये मान कर चलिए कि सबसे बड़ा संकट जो है वो सेंटर के सामने खड़ा होगा। भले ही कितने भी सांसद वगैरह आप ले आइए और अलग अलग उनको खड़ा कर लीजिए, लेकिन जब एक बार चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो सब ताश के पत्ते की तरह ढह जाती है। तो इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है। आप लोगों की अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।